इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। फिलहाल रुक करेंगे हम डॉक्टर साहब का। डॉक्टर एसके अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, महामारी फैली हुई है चारों तरफ कोरोना के नाम से। हर कोई वाकिफ है और हर कोई एहतियात बरत रहा है। बात अगर आयुर्वेद की करें, आप तो आयुर्वेद पर रिसर्च कर रहे हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे आयुर्वेद में कोविड-19 जो है वो कितना असरदार है कोरोना वायरस के इलाज में आयुर्वेदिक के द्वारा। देखिए, जब आयुर्वेद के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जी और पिछले 20 सालों से अधिक से तरह तरह के वायरल इन्फेक्शन के बारे में मैं अध्ययन भी कर रहा हूँ जी और जो रोगी आते हैं उन वायरल बीमारियों के उनका इलाज भी करता हूँ। जी तो जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं वो मुख्य रूप से सेल्फ कंट्रोल होते हैं इम्यून सिस्टम के द्वारा। जी यह जो कोविड-19 या कोरोना वायरस है, यह श्वास तंत्र को यानी हमारी श्वास नली को अफेक्ट करता है, जी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ हम 3 चीजों का ध्यान दें कि ऐसी जड़ी बूटियां या ऐसी चीजें जो वायरस को मारने की या नियंत्रित करने की क्षमता रखते हों और जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हों और जो श्वास तंत्र में होने वाली सोजन को, इंफ्लामेशन को ठीक कर सकते हों, ऐसी चीजों को अगर हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। और आयुर्वेद में मेरे अनुभव से भी, आयुर्वेद के शास्त्रों से भी और जो आधुनिक विज्ञान के अंदर रिसर्च हुई है, इन तीनों को हमने मिलाकर अध्ययन किया है जब से कोरोना आया है। तो मैंने 8 चीजों का चुनाव किया है जो निश्चित रूप से कोरोना में मददगार साबित होंगी। कितना मददगार होंगी यह तो प्रयोग करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं देखता हूँ यह मेरे हाथ में जो है यह कालमेघ या भुई नीम या एंडोग्रेफिस पेनिकुलाटा नाम का एक जड़ी बूटी है जो झारखंड और अन्य प्रदेशों में बहुतायत में होता है। इंडियन डिफेंस इंस्टीट्यूट में हुई रिसर्च के अनुसार पता चला है और दुनिया में कम से कम 100 से अधिक पेपर पब्लिश हुए हैं कि कालमेघ में वायरस रोधी गुण है, यानी वायरसों को 8 प्रकार के वायरस के बारे में निश्चित जानकारी मिली है और वायरस को मारने की क्षमता के साथ साथ, जिसमें HIV वायरस भी है, इन्फ्लुएंजा के वायरस भी हैं, हेपेटाइटिस के वायरस भी हैं, हर्पिस के वायरस भी हैं, 8 प्रकार के वायरसों को मारने की क्षमता कालमेघ में है। और सोने में सुहागा ये है कि इसमें इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करने का पावर है। तो अगर हम कोविड-19 की बात करेंगे तो मेरे अनुमान से और मेरे अनुभव से, और इसका प्रयोग मैं पिछले 20 साल से अपने क्लिनिक में करता हूँ तरह तरह के बुखार में और वायरल इन्फेक्शन में, और काफी हानि रहित है। तो मेरे विचार से कोविड-19 में कालमेघ का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होने जा रहा है। और दूसरा प्रयोग मैं बताऊंगा जो गुरिच के बारे में सारा देश जान गया है, गिलोय गुरिच, या इसको मैं अमृता कहता हूँ, साइनोस्पोरा कोर्डिफोलिया। इसमें इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के अद्भुत गुण हैं। पूरे विश्व में पौधों के ऊपर जो रिसर्च हुई है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो पाया गया है इम्यून सिस्टम के लिए वह या अमृता या गुरिच या गिलोय है। इसके तने का उपयोग करते हैं। तो 2 नंबर पौधा ये है। तीसरा आपके सामने नीम है। नीम के बारे में भारत में परंपरा रही है, चैत्र मासे निम्ब भोजनम, यानी चैत के महीने में जहाँ जहाँ परंपराओं को लोगों ने बचाया है, चैत के महीने में 1 महीने तक नीम का सेवन विभिन्न रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में, तरह तरह की रेसिपीज है। कुछ लोग नीम की गोली बना कर लेते हैं, कुछ लोग नीम की चटनी बना कर लेते हैं, कुछ लोग नीम की सब्जियां बना कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि नीम में दोनों गुण हैं, वो क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाने का और वायरस को मारने का। तो ये दोनों गुण इसमें हैं। तो अगर तीसरा पौधा नीम का प्रयोग हम करें कोविड-19 में तो वह भी उपयोगी होगा। चौथा पौधा तुलसी है जो भारत के हर घर में पाया जाता है। सुबह प्रसाद के रूप में हम तुलसी के पत्ते और पानी के रूप में ग्रहण करते हैं। तुलसी में भी दोनों गुण हैं, वायरस रोधी क्षमता भी है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की भी क्षमता है। तो इस प्रकार से ये 4 पौधे ऐसे हैं जिनमें इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के साथ साथ वायरस रोधी गुण हैं।
पांचवा पौधा है बासक। ये बासक के पत्ते आप देखिए, ये भारत में अड़ूसा भी बोलते हैं इसको, बाकस भी बोलते हैं, आदतोदा वासिका नाम है इसका बोटेनिकल। इसमें एक विशिष्टता है, यह श्वास नली की जो प्रतिरोधक शक्ति है, जी विशेष करके एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, हमारे श्वास नली में जो इम्यून सिस्टम के लिए सबसे पावरफुल सेल है एल्वियोलर मैक्रोफेज, उसको उसकी क्षमता को बढ़ाता है। साथ साथ श्वास नली की सोजन को, इन्फ्लामेशन को, यानी उसमें जो सोजन आती है, स्प्यूटम स्राव होता है, वो जो संकोचन होता है, इन तीनों चीजों को ठीक करता है। तो इस रूप से बासक को अगर हम प्रयोग करते हैं तो इम्यून सिस्टम को, श्वास तंत्र के इम्यून सिस्टम के साथ साथ यह श्वास नली की सोजन को ठीक करेगा। और कोरोना में जो मृत्यु हो रही है वो मुख्य रूप से श्वास नली की सोजन और स्राव के कारण ज्यादा होती है। तो इस दृष्टिकोण से यह पांचवा पौधा है। मैंने छठा पिपली के ये फल है मेरे हाथ में, छोटे छोटे फल हैं जी और इसका ये पौधा है, मेरे बगीचे से लेके आया हूं मैं। पिपली हमारे गरम मसाले का हिस्सा है जी और पिपली में भी वायरस रोधी गुण है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और श्वास तंत्र के ऊपर सर्दी खांसी में यह परंपरागत रूप से आयुर्वेद का बड़ा सम्मानजनक द्रव्य है, जिसका प्रयोग श्वास नली के स्रोत में किया जाता है। तो इस प्रकार तीनों गुण उसमें मिल जाते हैं। चौथा हल्दी है। हल्दी में भी दोनों गुण हैं, यह स्रोत को, इन्फ्लामेशन को दूर करता है, प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और वायरस को मारता है। इस प्रकार ये 7 द्रव्य हो गए। और 8वां द्रव्य है यशद भस्म, यानी जिंक। जिंक में भी वायरस रोधी गुण है, वायरस को मारने की, सीमित करने की क्षमता है और साथ साथ इम्यून सिस्टम के लिए सबसे जरूरी मेटल, धातुओं में सबसे आवश्यक धातु जो है वह इम्यून सिस्टम के लिए यशद भस्म है। इस प्रकार से इन 8 चीजों का संग्रह मैंने किया है जी और इन 8 चीजों को मिलाकर एक फॉर्मुलेशन भी तैयार किया है, जिसका करीब 50 नवंबर मैं प्रयोग कर रहा हूँ बचाव के लिए। वायरोम्यून के नाम से मैंने कैप्सूल बनाया है और इसका प्रयोग अगर इन 8 चीजों को मिलाया जाए और संक्रमण से बचने के लिए और संक्रमण की अवस्था में अगर इनका प्रयोग किया जाए तो कोविड के हर एक स्थिति में इनसे निश्चित लाभ होने की संभावनाएं हैं। मैं दावा तो नहीं कर सकता जब तक ट्रायल नहीं किया जाए, लेकिन एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है प्रधानमंत्री के द्वारा, आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा। मैं कल ही भाषण सुन रहा था आयुष के सेक्रेटरी का, डॉक्टर कोटेचा का, एक बड़े रूप में इन चीजों के प्रयोग का, विशेष करके जड़ी बूटियों के प्रयोग की योजना भारत सरकार बना रही है। और मेरा पूरा विश्वास है कि जब वो ट्रायल शुरू होगा तो जो द्रव्य मैंने बताए हैं यहाँ पर, इन्हीं जड़ी बूटियों से परीक्षण होंगे। और क्योंकि इनका तार्किक ढंग से मैंने चुनाव किया है तो यह कोविड में काफी मददगार होगा, बचाव के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी। हाँ, जो पेशेंट बहुत सीरियस हो जाएंगे उन पेशेंट्स को आधुनिक दवा में स्टेरॉइड या कुछ एंटीबायोटिक की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ये सारी चीजें जो हमें दिखाई, कई पौधे बताए, कालमेई है और नीम का है, तो लॉकडाउन है, ऐसे में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, ऐसे में कोई भी चीज बाहर पौधे को ढूंढ पाना, उसके लिए जाना बहुत मुश्किल है और डॉक्टर्स तक भी जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है तभी पहुंच पाते हैं। ऐसे में घर बैठे हम अपनी इम्यूनिटी जो पावर है उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? घर बैठे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष ने बहुत अच्छा एडवाइजरी दिया है जी कि गर्म पानी का सेवन करें जी, हल्दी लें, जीरा लें और गोल मिर्च लें और इसको गर्म पानी में मिलाकर क्वाथ के रूप में सेवन करें। तो ये 3 चीजें, जीरा, हल्दी, गोल मिर्च, ये तो हर एक भारतीय किचन में उपलब्ध है। बिल्कुल। तो इन 3 चीजों का सेवन और गर्म पानी का सेवन करने से निश्चित रूप से ये तीनों ही इम्यूनोमोड, भारतीय रसोई घरों में जितने मसाले हैं जी, उन सभी मसालों में इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने की प्रॉपर्टीज है। ऐसा मैंने डिटेल 20 साल के अध्ययन में पाया है कि ये सभी पौधे जी इम्यून सिस्टम को, और इन पौधों के अंदर जो एसेंशियल ऑयल है वो
एंटी माइक्रोबियल है, यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन तीनों चीजों की, इन तीनों विषाणुओं और सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को सीमित करने में जी भारतीय मसालों का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब हाँ, यहाँ बोलिए। पर एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आयुष मंत्रालय की सलाह भी दी गई कि दूध के साथ अगर आप हल्दी लेते हैं तो आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, यही आप भी कह रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, देखा जा रहा है कि दूध की आपूर्ति नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में गर्म पानी के साथ हल्दी का सेवन कर लेते हैं। तो क्या गर्म पानी के साथ हल्दी का सेवन करना उतना ही लाभदायक है जितना दूध के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हल्दी के अंदर जो एक्टिव सब्सटेंस है, जो कार्यकारी पदार्थ है, जी वह कर्क्यूमिन है। कर्क्यूमिन वाटर सोल्यूबल नहीं है जी वह फैट सोल्यूबल है, यानी वह चिकनाई युक्त पदार्थों में घुलता है। तो दूध के अंदर चूंकि फैट है तो उसमें घुल जाएगा। अगर वो ना हो तो तेल में गर्म करके लें। जैसे भारत में सब्जी बनाने में जी हम तेल या घी को गर्म करते हैं और उसमें हल्दी या दूसरे मसाले डालते हैं, उसके बाद सब्जी को छौंकते हैं। यह इसलिए किया जाता है, ये जो एसेंशियल ऑयल, जो कर्क्यूमिन है, जो पदार्थ है हल्दी में, वह फैट सोल्यूबल है। जी तो तेल या घी में उसको गर्म करने से वह कर्क्यूमिन फैट में चला जाता है, वह इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए कोशिश यह करनी चाहिए किसी न किसी तेल, घी या दूध के साथ हल्दी का सेवन करें। अगर कुछ नहीं है तो भले हम पानी का उपयोग करें, उससे लाभ होगा, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा जितना दूध के साथ या घी तेल के साथ होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक बात और यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जैसे आजकल गर्मी अब बढ़ती जा रही है, तापमान तेजी से जो है वो बढ़ रहा है, ऐसे में घर में एसी लोग चला कर रहते हैं, कार में भी एसी होता है, तो क्या इससे इम्यूनिटी पावर जो होती है क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है? कोई भी क्लोज एनवायरनमेंट में एसी चलाते हैं तो आप खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, जी तो क्लोज एनवायरनमेंट में और टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसमें निश्चित रूप से वायरस बढ़ने की संभावना अधिक है। अभी एक तुलनात्मक अध्ययन में देख रहा था कि जो लोग ओपन वार्ड में रखे गए और जो लोग आईसीयू में रखे गए, आईसीयू के एनवायरनमेंट में वायरस की संख्या बढ़ गई, कारण कि वो क्लोज एनवायरनमेंट है और वो थोड़ा तापक्रम कम है, इसलिए वहां पर वायरस की संख्या बढ़ेगी, यह तय बात है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि बीमार व्यक्ति अगर पहले से ही है तो उसको जाहिर सी बात है कि उसमें प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, तो बीमार व्यक्ति कैसे अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है? किन चीज़ों का सेवन जो है हल्दी और दूध के अलावा भी किया जा सकता है? खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों में कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अवेलेबल नहीं होती है। अमृता जो है, अमृता और अमृता से बने हुए उत्पाद जी पूरे भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जी ये अमृता की जो लत है, यह लत 5000 फीट तक की ऊंचाई तक, यानी मसूरी जैसी ऊंचाई तक पूरे भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कम से कम मैं झारखंड में कोई गांव ऐसा नहीं मुझे मिला है जहां अमृता का पौधा नहीं है। हाँ, जंगलों में नहीं है, लेकिन हर गांव में हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पहले पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने अमृता का प्रयोग देखते हुए, और ये पूरे भारत में है। आपकी दिल्ली में हर सड़क के ऊपर, चाहे मैं किसी सड़क पर निकला हूँ दिल्ली में, हर सड़क पर मुझे अमृता नजर आई है। मैं गुड़गांव गया हूँ, मैं नोएडा गया हूँ, हर सड़क पर अमृता प्रचुर मात्रा में। डॉक्टर साहब एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति एक है कि जो आप अमृता कह रहे हैं, क्या ये अमृत बेल है या फिर नाम ही इसका अलग है? देखिए, इसको गुड़िच के नाम से जानते हैं, गिलोय के नाम से जानते हैं, पंजाब में गिरो के नाम से जानते हैं जी। और अमृत, और साउथ इंडिया में अमृतवल्ली के नाम से जानते हैं जी। इसलिए हर एक राज्य में इसके नाम अलग हो जाते हैं, लेकिन इसके पत्ते ये हृदय के आकार के हैं। इसका स्टेम देखिए, इसके ऊपर छोटे छोटे दाने हैं। तो ये अमृतवल्ली, गिलोय, गुड़िच, अमृता, ये सभी एक ही पौधे के पर्यायवाची नाम है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक चीज और, आप जो ये पौधा दिखा रहे हैं, गिलोय का पौधा जिसे कह रहे हैं, उसको क्या है कि आजकल मार्केट में देखा जाता है गिलोय की टैबलेट्स भी होती हैं और उसकी सिरप भी होती है, तो क्या वो भी उतना ही असरदार करता है जितना डायरेक्ट इसको लेने से? नहीं, डायरेक्ट लेने में जितना फायदा स्वरस, आयुर्वेद के शास्त्रों में बताया गया है कि अमृता के पूरे गुणों का लाभ उठाने के लिए इसके स्वरस का ही उपयोग करना चाहिए जी। डॉक्टर साहब एक सवाल जी, अगर इसको हम धूप में सुखा देते हैं तो कम से कम 25-30% इसकी
प्रॉपर्टीज नष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल। इसको अगर हम उबाल देते हैं तो 50% से ज्यादा एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए अच्छा होगा कि अमृता के ताजा तने का स्वरस ही लिया जाए। जी। ताजा तना अगर नहीं मिलता है तो इसको स्वरस को प्रिजर्व करने के लिए मैंने एक उपाय किया है। अमृता स्वरस को निकाल कर इसको कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव के साथ मैंने प्रिजर्व किया है जी। और ये अमृता के साथ अगर आंवला का प्रयोग करते हैं तो इसके गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए गिलोय का स्वरस ही सर्वोत्तम है। इसको गर्म करने से या इवन धूप में सुखा देने से इसके गुणों में कमी आ जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक चीज और, अगर बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो गर्भवती महिलाएं अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि जब वो इस स्टेज पर होती हैं तो पहले से ही काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। तो ऐसे में कोरोना वायरस की आहट से जाहिर सी बात है कि डर होगा, तो ऐसे में किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं वो? देखिए, एक पौधा है आयुर्वेद में जिसको शतावर बोलते हैं। जी। शतावर, शतमूली, एस्पैरागस रेसिमोसस, बिल्कुल। वह भी इम्यूनोमोड्यूलेटर है, यानी इम्यून सिस्टम, वो रसायन आयुर्वेद में रसायन माना गया है और वह इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। जी। इसके निश्चित यानी प्रमाणित है, प्रकाशित है, प्रमाणित है। और गर्भवती स्त्रियों के लिए वह अमृत के समान काम करता है। आयुर्वेद में निर्देश दिया है कि गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था में और डिलीवरी के बाद यानी प्रसव के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद, सभी स्थितियों में माता के लिए, माँ के लिए, महिलाओं के लिए शतावर का प्रयोग अमृत के समान है। उससे केवल माँ नहीं, बच्चे का भी स्वास्थ्य इंप्रूव करता है। तो इम्यून सिस्टम अगर गर्भवती स्त्री का अच्छा रखना है तो उसमें निश्चित रूप से शतावर का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल। तो गर्भवती महिलाओं को शतावर का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल और भी मैं जानना चाहूंगी कि कोरोना के बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि वो इंसान के फेफड़ों पर असर करता है, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि वो दिल पर भी जो है अटैक करता है। तो कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये ठीक बात है कि एक स्टेज आता है, बहुत कम लोगों में वो स्टेज पहुंच पाता है कि फेफड़ों से होते हुए पूरे शरीर में फैलता है और मल्टी ऑर्गन फेल्योर, यानी वह दिल के ऊपर, किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर, शरीर के सभी अंगों को आघात करता है, जिसको मल्टी ऑर्गन फेल्योर कहा जाता है। और वह एक खतरनाक स्थिति है, वहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर बात करें कोरोना के इलाज में, आजकल जिस दवा का नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो क्या लगता है आपको कि कितनी असरदार दवा है ये? देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में अभी रिसर्च जारी है। अभी निश्चित रूप से प्रमाण नहीं मिले हैं। हाँ, मैंने कुछ प्रारंभिक जो स्टडीज हुई हैं, अध्ययन हुए हैं, उनको पढ़ा है और हो सकता है कि कुछ प्रतिशत लोगों में HCQS, यह बहुत आम दवा है, HCQS के लाभकारी होने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन पार्ट 2 की भी शुरुआत हो चुकी है जो कि 3 मई तक चलेगा। ऐसे में लॉकडाउन में लोग किस तरीके से जो है आयुर्वेद किस तरीके से मददगार हो सकता है, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आयुर्वेद के नजरिए से? देखिए, एक तो जो बात आयुष डिपार्टमेंट ने कही है, इम्यूनिटी के लिए गोल मिर्च और हल्दी, दालचीनी और जीरा का प्रयोग क्वाथ के रूप में करें, वो कर सकते हैं। तुलसी का भी पौधा, कम से कम भारत में जितने परिवार हैं सनातन धर्म को मानने वाले, वहाँ कम से कम तुलसी का प्रयोग, आज शहरों में भी बारांदे के अंदर तुलसी का पौधा अवश्य मिल जाता है, ऐसी धार्मिक मान्यता के कारण। इसलिए तुलसी का प्रयोग भी परिवार के हर एक सदस्य को 1 से 5 पत्ते तक उम्र के अनुसार जल के साथ सवेरे प्रसाद के रूप में, जो परंपरागत तरीका है, तुलसी भी लाभकारी होगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि हर घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आजकल जो देखा जाता है कि ज्यादातर एकल परिवार हैं, तो ऐसे में लोग अपने घर में नहीं रख पाते हैं। तो ज्यादातर आजकल रेडीमेड जो देखा जाता है कि पैकिंग में तुलसी लीव्स करके जो है सूखी पत्तियां दी जाती हैं, मिल जाती हैं आसानी से दुकान पर। क्या वो भी उतना ही असरदार होती हैं? देखिए, बाजार की चीजों के ऊपर मेरी विशेष करके मैं बहुत ज्यादा
क्योंकि जो क्वालिटी कंट्रोल का हाल है, मैं बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं रहता हूँ जी। इसलिए, और ये एक ब्लैंक स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता हूँ। जो कंपनियां नैतिक मूल्यों का और मापदंडों का पालन करती हैं और अच्छी चीजें उपलब्ध कराती हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन मास मैन्युफैक्चरिंग में वह तुलसी 1 साल पुरानी है कि 2 साल पुरानी है, इसलिए मैं बाजार की चीजों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। कोशिश करें अगर, और ये जो मैंने बताया तुलसी, नीम, हल्दी, जी। ये करीब करीब हर मोहल्ले में उपलब्ध है। जी। ताजा बिल्कुल हो तो ज्यादा अच्छा है, ताजा का मुकाबला नहीं हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर बात करें आरोग्य सेतु ऐप की, इस बारे में आपने सुना होगा, और अगर इसकी बात करें तो ये कितना जो है आयुर्वेद से के साथ कनेक्शन की बात करें तो कैसा कनेक्शन है ऐप और आयुर्वेद के बीच? नहीं, ये जो ऐप है ये मैंने डाउनलोड भी किया हुआ अपने मोबाइल जी। में और इसको मैंने भरा भी है। इसकी उपयोगिता निश्चित रूप से है, अगर जानकारी सच्चाई के साथ हर लोग दें तो इससे एक फायदा होगा कि ब्लूटूथ के माध्यम से अगर किसी में कोई कोरोना के संपर्क में, कोविड के संपर्क में व्यक्ति आया और उसने सच्चाई के साथ अपने मोबाइल में दे रखा है और उसने भी डाउनलोड किया हुआ है, जी। तो वह अगर आपके नजदीक में आता है तो आपको उसकी सूचना मिल जाती है कि आपके पास यह जो व्यक्ति आया है यह कोविड के संपर्क में रहा है। तो ये इसका आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं है। जी, आयुर्वेद से इसका कोई संबंध नहीं है। फिलहाल अगर बात करें कोरोना की लड़ाई में आयुर्वेद की, तो ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद का जो इलाज है वो काफी धीमी गति से होता है, उसके रिजल्ट काफी धीमी गति में मिलते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया है 14 दिन के लिए, तो क्या 14 दिनों में असर हो सकता है दवाई का? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि यह सुयोग है आयुर्वेद के सामने कि जो लोग क्वारंटाइन में हैं जी। या जो आइसोलेशन में हैं, जी। जिनको कोरोना पॉजिटिव मिल भी चुके हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान में कोई भी इलाज अभी नहीं निकला है, तो उनको दूसरा कुछ नहीं देकर यह जो द्रव्य मैंने बताए हैं वह आयुर्वेद के चिकित्सकों की सहायता से उनको देखकर उनका अध्ययन लार्ज स्केल पर किया जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है अपने अनुभवों से और अध्ययनों से, कारण कि मैंने बड़ा एक्सटेंसिव अध्ययन किया है आयुर्वेद के जड़ी बूटियों का, जो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती हूँ, वायरस को मारती हूँ, तो इन चीजों का तर्क के आधार पर और एविडेंस के आधार पर, हाँ, क्योंकि कोविड एक नया वायरस है तो हम ये नहीं दावा तो नहीं करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग बड़े स्केल पर करना भारत के लिए और आयुर्वेद के लिए निश्चित रूप से और पूरी दुनिया के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, गर्मी जो है लगातार बढ़ने वाली है, और इसका जो नज़ारा है वो बाहर इस वक्त भी देखा जा सकता है, कड़ी धूप होती है। ऐसे में लोग ठंडे पदार्थों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या शरबत हैं, इस तरफ जाती हैं। और ऐसे में कोरोना महामारी जब चारों तरफ है तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर लोग इन चीज़ों का सेवन रेगुलर तौर पर करते हैं? हम देखते हैं कि गर्मियों में जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम लोग दही का भी सेवन करते हैं, तो कितना नुकसानदेह हो सकता है इस समय में, इस पीरियड में इन चीज़ों का सेवन करना? मेरे विचार से इस समय में आइसक्रीम, बर्फ वाली ठंडी चीजें, फ्रिज में रखे हुए बासी भोजन, इन सब से बचना चाहिए और दही का प्रयोग नहीं करके मट्ठे का, यानी 1 भाग दही और उसमें 3 गुना पानी मिलाकर बिल्कुल छाछ के रूप में उसका प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे में कुछ फलों के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी तासीर ठंडी होती है, तो कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि जब गर्मी का सीजन बढ़ता है तो हम देखते हैं कि फल भी उसी तरीके से आ जाते हैं, ज़्यादातर रसीले पदार्थ फल होते हैं और काफ़ी जो है सिट्रस फल भी होते हैं, तो क्या लगता है कि कौन कौन से फलों का हमें सेवन करना चाहिए इस दौरान? सभी फलों का, जो भी मौसम के अनुसार जो भी फल आ रहे हैं, अभी खरबूजा आ रहा है, तरबूज आ रहा है, पपीता आ रहा है और ये संतरा और मौसमी आ रही हैं, किसी भी फल से कोई नुकसान नहीं होगा। कोई एविडेंस नहीं है कि फलों से इम्यूनिटी को नुकसान होगा या फलों से, हाँ, उनको ठंडा न करें, फ्रिज में न रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हम घर में हैं, लॉकडाउन जो है वो लगातार जारी है,
ऐसे में घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ जैसे आपने कहा हल्दी का सेवन कर सकते हैं, जीरे का सेवन कर सकते हैं, ये इन बातों को आपने बताया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी होती है इन चीज़ों से। तो इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सेवन कर सकें, या कुछ ऐसे योगाभ्यास या कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिसे हम करके कोरोना से लड़ सकें? देखिए, किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जी। यानी प्राणायाम की जितनी क्रियाएं हैं, चाहे वो कपालभाति हो, चाहे अनुलोम विलोम हो या भस्त्रिका हो, इन चीजों का हाँ थोड़ा संभल कर और राय लेकर करना चाहिए। कारण कि अगर कमर दर्द है तो कपालभाति ना करें, भस्त्रिका ना करें, अनुलोम विलोम करें। जी। कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो भी श्वास तंत्र की, क्योंकि यह श्वास तंत्र में इंफेक्शन करता है, जी। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, लंबे गहरे सांस लेकर थोड़ा रुककर धीरे धीरे छोड़ना, या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हर एक दृष्टिकोण से, कोरोना और नो कोरोना, हर एक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर बात करें मधुमेह रोगियों की, तो मधुमेह रोगियों को एक खास तरह की डाइट का जो है खाने का सेवन करना होता है, चीनी से दूर रहना होता है, शक्कर जिनमें होती है उन पदार्थों से दूर रहना होता है। ऐसे लोगों को, ऐसे रोगियों को किस तरीके से आप कहना चाहेंगे कि वो किन किन चीज़ों का सेवन करें जिससे कि उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ सके? देखिए, इम्यूनिटी के लिए अभी तक मैंने जो बताया है वो, उसके अलावा कोई अलग से कोई डायबिटीज के लिए नहीं करना है। उनको अतिरिक्त सावधानियां, अगर दूसरा व्यक्ति जो नॉन डायबिटिक है, डायबिटीज नहीं है, वह इसके बारे में थोड़ा लापरवाह है, एक दिन उसने हल्दी का सेवन किया, दूसरे दिन नहीं किया, एक दिन उसने क्वाथ का, आयुष के बताए हुए क्वाथ का सेवन किया, दूसरे दिन नहीं किया। लेकिन डायबिटिक के पेशेंट को और ज्यादा अनुशासन में रहकर इसका नियमित सेवन करना चाहिए। श्वास के जो अभ्यास हैं, योगाभ्यास है, प्राणायाम के अभ्यास हैं, गर्म पानी का सेवन है, ये निश्चित रूप से ज्यादा अनुशासन में, ज्यादा नियमित रूप से करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने अनुशासन की यहाँ बात की। अनुशासन, जब हम देखते हैं कि हम ऑफिस जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं तो हम उस अनुशासन के रूटीन को जो है फॉलो कर पाते हैं, लेकिन घर में रहने के बाद हम थोड़ा लापरवाह किस्म के हो जाते हैं। तो आपने बताया कि आज ले लिया अगर काढ़ा तो कल नहीं लिया, तो क्या इसको रेगुलर तौर पर हमें लेना है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, या फिर ढील ढाल जो वाला रवैया है वो भी इसमें काम कर सकता है? देखिए, ये हल्दी गोल मिर्च का जो क्वाथ बताया है जी, ये मात्रा के बारे में थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। जी। जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, यानी दुबले पतले, ज्यादा क्रोध वाले, जी, ज्यादा चंचल व्यक्ति हैं, जो पित्त आयुर्वेद के हिसाब से जिनकी प्रकृति पित्त प्रकृति है, जी, उनको, क्योंकि ये हल्दी का भी, गोल मिर्च का भी और गरम मसालों का भी जो प्रकृति है वो गर्म प्रकृति है, उष्ण प्रकृति है, इसलिए मात्रा के अनुसार से वो थोड़ा कम लें तो ज्यादा बेहतर है। तो धनिया और सौंफ का उपयोग ज्यादा करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल अहम ये भी उठता है, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले आपने बताया गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी सिस्टम पावर को बढ़ाने के लिए, ऐसे में ये भी कहा जाता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि गर्म चीज़ों का सेवन करें, दूध के साथ हल्दी है, तमाम जो मसाले हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें तो क्या वो इन गर्म चीज़ों का सेवन कर सकती हैं? क्या इससे उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा, या एक खास तरह की डाइट का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए? गर्भवती स्त्रियों को मसालों के रूप में जी, धनिए का और सौंफ का प्रयोग करना चाहिए। उष्ण प्रकृति की जो चीजें हैं उनका प्रयोग से थोड़ा बचें तो अच्छा है। हाँ, फलों और हरी सब्जियों का सेवन पूरी मात्रा में करें, दूध का सेवन करें दही के बदले में, और मट्ठे का सेवन करें तो ज्यादा अच्छा है। और फलों में जैसा मैंने बताया, पपीते का सेवन उनके लिए अच्छा, गर्भवती स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो सेव ले सकती हैं, तरबूज और खरबूजा ले सकती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि हल्दी का आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, जीरे का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे खाना पसंद नहीं करते या दूध में डालकर नहीं पी सकते, तो क्या ऐसे में अगर हम सब्जी में इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या इससे भी वही फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दें। हल्दी की मात्रा जहाँ हम 1 चुटकी या आधा चम्मच देते हैं, 1 चम्मच दे रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा मात्रा में पहुंचेगा।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो आप रिसर्च कर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, कोविड-19 की अगर बात करें, तो आपने बताया कि आप इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और आपने एक दवाई तैयार की है जिसे आप जो है उसका प्रयास अभी चल रहा है, लोगों पर ट्राई किया जा रहा है उसका। तो आपको क्या इसके जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं? जैसे कि कहा जाता है कि असर जो है वो धीरे-धीरे होता है, तो क्या कुछ ऐसे रिजल्ट्स अभी आपके सामने आए हैं? देखिए, मैं अपने अनुभवों के आधार पर और जड़ी बूटियों के प्रकाशित साहित्य के अनुसार मैंने ये जो 8 चीजें मैंने बताई, जिनमें प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने और वायरस को मारने के गुण हैं, उनको मिलाकर वायरोम्यून नाम का ये कैप्सूल बनाया है, जो पिछले 2 हफ्ते में लगभग 50 लोग यहाँ से ले गए हैं बचाव के लिए। मैं दावा तो नहीं करूंगा, बिल्कुल, लेकिन और ऐसा मौका भी मुझे नहीं मिला है कि कोविड के पेशेंट या कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मेरे पास आए हों, इसलिए मैं कोई दावा या क्लेम नहीं कर पाऊंगा। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल के रूप में मैंने बनाया है और इनमें सारी वो 8 चीजें जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, उन 8 चीजों का संयोजन मैंने इसमें किया है। बिल्कुल। तो ये मददगार होगा, ऐसी संभावनाएं हैं मेरे अनुभव के आधार पर और प्रकाशित शोध पत्रों के आधार पर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स जरूर दें, कुछ कम शब्दों में। सबसे जरूरी है कि आपको आतंकित नहीं होना है। आप देखेंगे, अगर रोज का डाटा देखेंगे कोरोना का, तो 5% ही लोग संकट में पड़ते हैं। वो भी जिनकी उम्र 60 से अधिक है, वो ज्यादा खतरे में हैं। जिनको पहले से डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम या दूसरी बीमारियां हैं, या जो डर गए हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ते हैं। तो डरना नहीं है, और सरकार के द्वारा बताए गए सारी सावधानियां, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क का प्रयोग हो, हैंड वॉशिंग हो, उन सारी चीजों को उन सावधानियों के साथ और आयुष के द्वारा बताई गई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो उपाय हैं उनको कीजिए, और बाकी भयभीत बिल्कुल नहीं होइए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इंडिया वॉइस को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर SK अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हम आयुर्वेद के जरिए कोरोना को भगा सकते हैं। तमाम वो जानकारी दी जो हम सब के काम आएगी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।